जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परशम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई 2024 के नेशनल न्यूज एंड इकोनॉमिक न्यूज। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं परशम क्लासेस पर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहली न्यूज है आपका एनएफएल, इरिडा और हुडको ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो एनएफएल क्या है, इरिडा क्या है, हुडको क्या है और ये नवरत्न स्टेटस क्या है और इससे क्या होता है। ठीक है, ये चीजें हमें समझनी है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 23 अगस्त 1974 को। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कह लीजिए। और इसका कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में है। मेनली ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत। नाम से देखो क्लियर है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें जो है ये काम करता है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरिया का। ठीक है, यूरिया जो कि नाइट्रोजन, देखिए इंडिया की सॉइल्स को जब हम देखते हैं, एनपीके फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तो सबसे ज्यादा कमी आपको नाइट्रोजन की मिलती है। तो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर यूरिया प्रोड्यूस करता है एनएफएल। ठीक है जी। तो ये हो गया सबसे पहले एनएफएल के बारे में। नेक्स्ट आता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हुडको। अब नाम से अगेन क्लियर है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो ये प्रोवाइड करता है फाइनेंस। ठीक है जी, हाउसिंग फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो कुल मिला के लोगों को घर मिल सके, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना, वो इसका काम है। ठीक है जी। तो टेक्नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं प्रमोटिंग द सस्टेनेबल हैबिटेट डेवलपमेंट। हैबिटेट मतलब घर, लोगों को अपना घर मिल सके। ठीक है जी। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजय कुल श्रेष्ठ। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इरिडा। ये काफी ज्यादा चर्चा में है और काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। इसका सिंपल रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, ऑल टाइम टेम्परेचर हाई देख रहे हैं, 50 डिग्री टच कर रहा है। ठीक है, सो इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका मकसद है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना। ठीक है, एक तरीके से बैंक है, अगेन नॉट टेक्निकली अ बैंक। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी बोला जाता है। कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर है। दो इसके बाद एक नया कंपनीज एक्ट भी आ चुका है 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013। इसमें अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग है वो 75% है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंस करता है। अब आता है कि नवरत्न से क्या फायदा होता है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक सेक्टर कंपनीज को मोटिवेट करने के लिए, उनको ऑटोनॉमी देने के लिए और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए तीन कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। मिनी रत्ना में भी दो कैटेगरीज हैं, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, मिनी रत्ना कैटेगरी 2। सो बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ 3 इयर्स, मेनली 3 इयर्स, जिसमें उसका एनुअल टर्नओवर देखा जाता है, प्रॉफिट देखा जाता है, और भी 6 क्राइटेरियाज हैं। आइडिया यहां पर देखिए, डाटा नहीं है, ये समझना है कि मान लीजिए जैसे स्कूल में है, ग्रेडिंग सिस्टम है कि एक बच्चा गुड में है, एक वेरी गुड में है, एक एक्सीलेंट में है, उसी तरीके से कंपनीज को ग्रेड किया गया है। अब उसके बेसिस पे क्या होगा, कंपनीज को ऑटोनॉमीज होगी कि वो अपने डिसीजंस बिजनेस के अकॉर्डिंग, जो भी करंट बिजनेस ट्रेंड्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। क्योंकि जनरली हमेशा से पीएसयूज पर या पब्लिक सेक्टर कंपनीज पर ये एलिगेशन लगता रहा कि सरकार की बहुत दखलंदाजी है, पॉलिटिशियंस का फोन आता है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। इस तरीके के एलिगेशंस लगते रहे हैं। तो इन सारी चीजें ना हो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के रन करें, ये जो है डिसीजन लिया गया। ठीक है जी। तो ये है आपका महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। आई होप बेसिक जो है आपको समझ आ गया है। ठीक है, ये है नवरत्न। अब देखो, ये नवरत्न शब्द जो है, अकबर के जमाने में हम नवरत्न जो है मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। दो, अब आप कहेंगे कि नवरत्न तो 9 रत्न थे, इसमें 16 हो गए हैं। ऑब्वियसली अब ये नंबर बढ़ गया है, बट इनिशियली जो थॉट प्रोसेस था वो यही था। ठीक है, रत्न जो है उस तरीके से टर्मिनोलॉजी दी गई थी। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आता है एनएचपीसी लिमिटेड टू कोलैबोरेट विद नॉर्वेजियन कंपनी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, तो मकसद क्या है, अगेन ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं हम। सो एनएचपीसी लिमिटेड ने कोलैबोरेट किया है नॉर्वेजियन कंपनी के साथ फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी का नाम से ही क्लियर है कि यहां पर आप इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ओशंस में, सीज में भी और रिवर्स में भी, या कह लीजिए जो वाटर बॉडीज हैं उनमें आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो दैट इज द आइडिया। एनएचपीसी लिमिटेड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की, साइंड एमओयू। एमओयू होता है समझौता साइन करना। ओशियन सन एक नॉर्वेजियन कंपनी है। देखो इसको अगर आपको याद रखना है, ओशियन सन ऐसे याद रखना कि नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर सन बहुत गर्मियों के समय पर 20 घंटे 22 घंटे तक सूरज रहता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, मतलब समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, सूरज को डूबता हुआ देख रहे हैं, पर सूरज है डूब ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ओशन सर। चलिए, एनएचपीसी लिमिटेड एक मिनी रत्ना है, जस्ट अभी हमने डिस्कशन किया मिनी रत्ना है ना, नवरत्ना, महारत्ना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। 1975 में इनकॉर्पोरेट किया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करना भारत में। ठीक है जी, तो ये है एनएचपीसी। नेक्स्ट आता है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट नॉट वैलिड अनलेस परफॉर्म्ड विद रिक्विजिट सेरेमनीज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पर बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो हिंदू मैरिज है उसमें जो भी कह लीजिए आज के समय पर फंक्शंस होते हैं, पार्टी होती है, वाइनिंग डाइनिंग, ठीक है, या जो भी चीजें हैं वो असेंशियल सेरेमनीज का पार्ट नहीं है, वो शादी नहीं है। वो ठीक है, मतलब एंजॉयमेंट के लिए दैट कुड बी गुड, बट जब तक कि सेरेमनीज जो है वो परफॉर्म नहीं होंगी तब तक वो मैरिज जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, लीगल नहीं मानी जाएगी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनी, 7 फेरे, ठीक है, सप्तपदी जिसे कहा जाता है, वो परफॉर्म होना यहां पर बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर बहुत क्लियरली कहा गया है कि सॉन्ग एंड डांस, नाचना गाना, ठीक है, वाइनिंग एंड डाइनिंग या कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन शादी नहीं है। ठीक है, वो फैमिली का डिसीजन है, बट यहां पर लीगल तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको सेरेमनीज को परफॉर्म करना होगा, तभी मैरिज जो है वो रिकॉग्नाइज मानी जाएगी। ठीक है, तो ये बेंच ऑफ जस्टिस बीवी नागरदना। अच्छा, अब जस्टिस बीवी नागरदना के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है जी, ऑगस्टिन जॉर्ज, उन्होंने कहा कि हिंदू मैरिज इज नॉट परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल राइट्स एंड सेरेमनीज। जो मैंने अभी आपको बताया वही सारी चीजें इसमें लिखी हैं। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें 1955, 1950s में हिंदू जो है मैरिज एक्ट और हिंदू कह लीजिए बिल्स जो है यहां पर आए थे, हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें मैरिज, सक्सेशन, डाइवोर्स, इन सारी चीजों की बात की गई थी। सो इट कोडिफाइज द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग द हिंदूज, सेरेमनीज के बारे में बताया गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर हिंदू मैरिज, और इसके अलावा डिवोर्स को लेकर क्या रूल्स होंगे वो भी यहां पर लिखे गए हैं। अ हिंदू बाय बर्थ और कन्वर्जन इज सब्जेक्ट टू हिंदू मैरिज एक्ट। इवन जो है यहां पर बुद्धिस्ट, जैन और सिख भी इंक्लूड होते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। प्लीज आई शुड बी क्लैरिफाइंग दिस कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धिस्ट, जैन और सिख जो हैं वो हिंदूज हैं। ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट या सेरेमनीज को लेकर जो है ये बात कही गई है। ठीक है, इस एक्ट के पर्पस के लिए, डिफाइन करने के लिए। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई जैन शादी है या सिख शादी है, वो किसके अंतर्गत या किसके अंतर्गत गवर्न होगी, इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत गवर्न होगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा कस्टमरी प्रैक्टिस, रीति रिवाज जिसे कहा जाता है, वो परफॉर्म होने जरूरी हैं। ठीक है, सप्त पदी, और उसके अलावा सेक्शन 5 में यह भी लिखा गया, इट इज लीगल टू हैव 2 लिविंग वाइव्स, 2 लिविंग वाइव्स नहीं हो सकती। इसके अलावा यह भी लिखा गया है कि अगर एक व्यक्ति या दोनों व्यक्ति मेंटली अनफिट हैं तो भी मैरिज जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर होगी। देखो, नल एंड वॉइड का मतलब यह होता है कि मैरिज हुई ही नहीं है। मान लीजिए 2 लोगों की शादी होती है, उसके बाद यह पता लगता है कि एक व्यक्ति जो है मेंटली अनफिट है और मेडिकली वो प्रूफ हो जाता है, तो अब, और शादी के समय पर वो मेडिकली अनफिट था। ठीक है, शादी के समय पर मेडिकली अनफिट था और ये जानकारी जो है दूसरे व्यक्ति को नहीं थी, स्पाउस को नहीं थी, तो जो है वो मैरिज ही नल एंड वॉइड हो जाएगी, मतलब वो मैरिज हुई ही नहीं ये माना जाएगा। ठीक है जी, चलिए
आगे चलते हैं। इंडिया लॉन्चेस प्रोटेस्ट विद चाइना ओवर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन शक्सगम वैली। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, मतलब मेरी तरफ से आप इस न्यूज को स्टार मार्क कर लीजिए। क्यों स्टार मार्क कर लीजिए? क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अ न्यूज, इट इज लाइक अ स्ट्रेटेजिक इट इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। देखिए, अब सबसे पहले तो मैं मैप में आता हूं, ठीक है। जम्मू कश्मीर का मैप को देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर का मैप जो जनरली हम मैप पे देखते हैं, वो पूरा का पूरा भारत के कंट्रोल में अभी नहीं है। इसमें जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। ये आता है अक्साई चीन, जिसको हम चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कह सकते हैं, या कह लीजिए जो लद्दाख का रीजन है, जो चाइना कैप्चर किया हुआ चाइना ने। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रीजन आता है आपका, ये वाला रीजन, ठीक है, जिसको बोला जाता है शक्सगम वैली। अब ये शक्सगम वैली जो है, पाकिस्तान ने 1963 में 1963 में चाइना को दे दी। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी है, जिसको आप क्लेम करते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। वो मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, चल अचल संपत्ति हो सकती है। अभी के लिए हम लैंड को लेके चलते हैं। मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है जो आप क्लेम करते हैं कि आपका है, बट उस पर दूसरे व्यक्ति ने जो है कब्जा कर रखा है, ठीक है, और उसने तीसरे व्यक्ति को वो बेच दिया। तो ये इन इटसेल्फ इलीगल है, क्योंकि आप उसको क्लेम करते हैं, आप ये कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, और आप ये पर्टिकुलर रीजन जो है चाइना को नहीं दे सकते। अब चाइना का क्या इंटरेस्ट है इसमें? देखिए, चाइना का इंटरेस्ट ये है कि चाइना ने जब अक्साई चीन को कैप्चर किया, उसके बाद इंडिया के अगर हम नॉर्थ में देखें तो यहां पर आता है इनका जिनजियांग प्रोविंस, ठीक है, जिनजियांग प्रोविंस, जिसमें बहुत ज्यादा युगर मुस्लिम्स रहते हैं, जिस पर भी चाइना को लेकर काफी ज्यादा एलिगेशंस हैं कि उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, उनको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, इस तरीके की बातें आती हैं। तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि वो तिब्बत से जिनजियांग को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इन्होंने बाकायदा यहां पर काराकोरम हाईवे बनाया, जिसमें पाकिस्तान के इंजीनियर्स भी इन्वॉल्व थे। ये 1970s की बात है। तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा रीजन जो है, इंडिया, मतलब यहां पर चाइना अपना कंट्रोल चाहता है थ्रू तिब्बत, जिनजियांग प्रोविंस, और ये जो अक्साई चीन है, ठीक है। और ये जो शक्सगम वैली है, ये पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को इलीगली सीड किया, इलीगली दिया। इलीगली क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारा है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी यहां पर कहानी है। अगर आप 1971 का वॉर देखो, उसमें भी जो है जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, एलओसी कहते हैं, वो बताई गई, ठीक है। सीज फायर लाइन की बात की गई। एनजे 9842 के बाद, एनजे 9842 के बाद जो है आगे नहीं बताया गया, जिसके आगे आता है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, किसी सेपरेट वीडियो में इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ये व्हाट इज द होल सिनेरियो ऑफ द जम्मू कश्मीर। तो इसके ऊपर जो है आपको मिलता है सियाचिन ग्लेशियर। तो कुल मिला के यहां पर इंडिया ने जो है अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया है, किसके पास? चाइना के पास, ओवर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन शक्सगम वैली। क्यों? क्योंकि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो हमारी टेरिटरी में बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप कहेंगे कि अच्छा, किससे क्या फर्क पड़ता है, चाइना को क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, चाइना तो कहेगा हम तो बना रहे हैं, कर लो जो करना है। देखो, इससे ये होता है, अगर हम डिप्लोमेटिक लेवल पर देखें, अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये आपकी टेरिटरी है, ठीक है। तो कल को जब भी बॉर्डर टॉक्स होंगी या जब भी टॉक्स होंगी, तो आप बताएंगे कि देखिए, जब भी आपने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया, हमने वहां पर उस चीज को सामने रखा आपके सामने कि ये गलत है, ये हमारी जो है कह लीजिए हमारी टेरिटरी है, उस टेरिटरी में आप किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और ये इलीगल है, ठीक है। तो ये फ्यूचर की टॉक्स में इस बात को रखा जाएगा। चलिए, सो इंडिया हैज लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट। तो ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, 1963 का पैक्ट बता दिया, काफी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। शक्सगम वैली या ट्रांस काराकोरम ट्रैक जो है हुंजा गिलगिट रीजन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में का ये जो पार्ट है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और जिनजियांग प्रोविंस है, इधर तिब्बत प्रोविंस है। ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया कीनिया टू डिस्कस चीता सोर्सिंग फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो इंडिया लाइकली टू होस्ट अ डेलीगेशन ऑफ कीनियन ऑफिशियल्स लेटर दिस मंथ टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ सोर्सिंग चीतास फ्रॉम कीनिया टू इंडिया।
ठीक है, देखिए रिसेंटली हमने देखा कि नामीबिया से चीता आए भारत में, वैसे ही हम कीनिया से भी चीतास को लाने जा रहे हैं भारत में। ये कहां पर आएगा? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। अगर आप इसका मैप देखेंगे तो ये बिल्कुल मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर है। ठीक है जी। और प्रोजेक्ट चीता जो है ये इंडिया का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें हम अफ्रीकन चीतास को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि चीता, देखिए जब हम कैट, वाइल्ड कैट की कैटेगरी बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें सिर्फ टाइगर नहीं आता, उसमें टाइगर आता है, प्यूमा, जैगुआर, चीतास। तो यहां पर चीता एक अलग कैटेगरी है। तो चीतास को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि एक्सटिंक्ट हो गए थे 1940s में। लास्ट चीता जो है वो 40s में देखे गए थे। तो सितंबर 2022 में आपने वो फोटोग्राफ्स भी देखी होंगी, जिसमें लाइक प्रधानमंत्री जा रहे हैं, चीतास को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने कीनिया के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। अभी कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था, जिसमें अभी 27 चीतास हैं, 13 अडल्ट हैं, 14 कब्स हैं, ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। 10 चीतास हैव डाइड सो फार। ये एक प्रॉब्लम कंसर्न है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं, सो दे फेस डिफिकल्टी इन अडेप्टिंग टू दीज इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है जी। सो इंडिया प्लान्स टू इंट्रोड्यूस 8 to 14 चीतास एनुअली फॉर 5 years, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। तो 8 से 14 चीतास जो हैं अगले 5 साल में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे भारत में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्लान है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स को देखें, ठीक है जी, तो यहां पर आप देख सकते हैं ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट स्पीशीज और एंसेस्टर्स कैन बी ट्रेस बैक टू 8.5 मिलियन ईयर्स, 85 लाख साल पहले। ठीक है, तब से मतलब इसका ओरिजिन ट्रेस किया जाता है। एंड 7500 इंडिविजुअल्स ही ग्लोबली बचे हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि 90% ऑफ द ग्लोबल हैबिटेट, मतलब जो कह लीजिए जो एरिया में चीतास पाए जाते थे उसमें से 90% एरिया जो है खत्म हो चुका है, या कह लीजिए वहां पर ह्यूमन बींग्स रहना शुरू हो चुके हैं, और ये सिमट के सिर्फ 9 से 10% एरिया में बचे हैं। ठीक है जी। सो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, नोटिफाई किया गया था 1974 में। और ये जो है रिवर चंबल, अब देखो इसमें ना क्वेश्चन कैसे पूछता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, या फिर सिंपल पूछेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देगा कि ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पे है। दूसरा देगा कि 1974 में नोटिफाई किया गया था, और तीसरा देगा कि चंबल नदी जो है इसमें से फ्लो करती है। तो बताओ किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की या जो है बात चल रही है। तो 4 ऑप्शंस देगा। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो यू मस्ट बी रिमेंबरिंग स्पेशली दिस पर्टिकुलर फैक्ट, रिवर चंबल, ठीक है, फ्लोज थ्रू दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट आता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको सिंपली हम BRO भी बोलते हैं, टू स्टार्ट वर्क ऑन शिंकुला टनल। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए शिंकुला टनल क्या करेगी, लद्दाख को रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ ऑल वेदर रोड के साथ कनेक्ट करेगी। लद्दाख के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी थी वो कश्मीर के थ्रू थी। अब जो है हम सीधा सीधा रेस्ट ऑफ द इंडिया, या कह लीजिए हिमाचल प्रदेश के थ्रू कनेक्शन हमारा बनेगा। सो इट विल बी अपकमिंग मोटरेबल टनल under the 16,580 feet Shinkula Pass between Himachal's Lahaul Valley and Ladakh's Jaskar Valley। अब ये जो है लोकेटेड है नीमू पदम दारचा रोड लिंक पे, और ये होगा 4.1 किलोमीटर लॉन्ग शिंकुला टनल, विल बी वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल एट 16,580 फीट। तो लगभग आप मान के चलिए कि 5,500 मीटर्स, ठीक है, या सिंपली कहें 16,500 फीट की हाइट पर सी लेवल से, सरपासिंग द चाइनास मिला टनल। ठीक है, मिला। सो लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय 2025, कहा जा रहा है कि 2025 में ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया कि लद्दाख से ऑल वेदर रोड के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है एम्पावरिंग वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जॉइंट फोर्सेस फॉर ड्रोन दीदी योजना। अब ये ड्रोन दीदी क्या है, देखिए एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है। मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि आपका 10 एकड़ का खेत है, 20 एकड़ का खेत है, और आप एक जगह से बैठकर पूरे के पूरे खेत में फर्टिलाइजर्स का छिड़काव कर रहे हैं, पूरे के पूरे खेत को देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सुनने में हो सकता है कई लोगों को ऐसा लग रहा हो कि अच्छा, मतलब इस लेवल पे हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। जी हां, ऑलरेडी हम करना शुरू कर चुके हैं इंडिया में। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर बैठ के आप पूरा का पूरा खेत को देख रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई है, एंड यू विल बी एबल टू सी कि मान लीजिए कहीं किसी जगह पर कोई पेस्ट का अटैक हो गया है, वो आप देख पाएंगे।
तो इस तरीके से बेटर मैनेजमेंट हो पाएगी। अब इसके लिए चुना गया है गांव की महिलाओं को, उनको ट्रेन किया जाएगा। तो इससे दो चीजें होंगी, इससे उनको एक ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, वुमेन स्किल्स। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो यहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने कहा है कि हम भी ये स्किल डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है जी। सो इन्होंने समझौता साइन किया है जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस, जो कि एक मिनिस्ट्री है, उसके साथ, और दो पायलट प्रोजेक्ट्स अंडर द ड्रोन दीदी योजना, नोएडा एंड हैदराबाद, ठीक है जी। ये नमो ड्रोन दीदी स्कीम शुरू की गई थी अंडर द सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम ऑन 11 मार्च 2024 एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, आईसीएआर पूसा, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इस पे कहानी है, और 15,000 से ज्यादा वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इनको ट्रेन किया जाएगा। गवर्नमेंट एम्स टू ट्रेन 15,000 ड्रोन दीदीज, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है, इसके बारे में सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कई बार जो है इस पे बात करी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इनॉग्रेट्स द आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया एट भारत मंडपम, भारत मंडपम दिल्ली में है, और यहां पर इंडिया आर्बिट्रेशन बार या आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया जो है इनॉग्रेट किया गया। अब ये क्या होता है आर्बिट्रेशन? देखिए, जैसा कि हमें पता है कि 4 करोड़ से ज्यादा के केसेस भारत की अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं, 4 करोड़ केसेस, और इसको सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म की बात की जाती है, एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, ये सारी चीजें आती हैं। बेसिकली आप कोर्ट नहीं जा रहे, ठीक है, जो कोर्ट का एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, सीआरपीसी, सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, उसको फॉलो ना करके आप क्या कर रहे हैं, आप जो है एडीआर मैकेनिज्म के थ्रू जा रहे हैं, जिसमें आपको उन प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं करना पड़ेगा, और दो पार्टीज मिलकर एक आर्बिट्रेटर को सिलेक्ट करते हैं, जो कि जनरली रिटायर्ड जजेस होते हैं, और उससे जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। द आइडिया हियर इज कि जो वो तारीख पे तारीख वाला जो कह लीजिए कोट एंड कोट बहुत फेमस डायलॉग है, और जो जिसमें हम देखते हैं कि 20-20 साल, 30-30 साल जो है केस चलते हैं, तो उसकी अवधि काफी कम हो जाती है। पूरी दुनिया भर में इसकी बात चलती है, तो उसको लेकर जो है आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया भारत में शुरुआत की गई है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहस्त्रलोक इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, ठीक है। तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 3 भारत के बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी मास्टरपीसेस को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में रखा है, ठीक है। रामचरितमानस की बात करें तो तुलसीदास जी ने ये लिखी है बुक, ठीक है, बहुत फेमस है, बहुत पूजनीय है। और पंचतंत्र बाय पंडित विष्णु शर्मा एंड सहस्त्रलोक बाय आचार्य आनंद वर्धन, ठीक है। अब प्लीज इसमें ध्यान रखना, रामायण और रामचरितमानस में अलग है, दोनों अलग हैं। रामायण की जब हम बात करते हैं तो वो ऋषि वाल्मीकि ने लिखी है, संस्कृत में लिखी है, और जनरली इसका समय जो है 4th to 7th सेंचुरी बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले जो है लगभग माना जाता है कि लिखी गई थी। जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं, तुलसीदास जी ने लिखी है, और अवधी भाषा में लिखी है, जो कि एक डायलेक्ट है हिंदी का, सेंट्रल जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, लखनऊ के आसपास, रिटन इन द 16th सेंचुरी कॉमन एरा, स्पेसिफिकली अराउंड 1574 टू 1576, उस समय पर ये जो है रामचरितमानस लिखी गई है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सुल्तानाज ड्रीम, ठीक है जी, एक बुक है आपकी, यूनेस्को रिकॉग्नाइजेस फेमिनिस्ट उटोपियन नॉवल सुल्तानाज ड्रीम एज अ पार्ट ऑफ मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, सुल्तानाज ड्रीम एक बुक लिखी गई थी ब्रिटिश इंडिया के समय पर, नॉट बांग्लादेश, जो बंगाल का रीजन है उसमें। बंगाली ऑथर थी बेगम रोकेया सखावत हुसैन 1905 में, और इस बुक को, मतलब इसमें इन्होंने कहा था कि भाई अगर जो है उटोपियन वर्ल्ड हो विदाउट मेन, मतलब अगर मर्द नहीं है तो कैसा समाज होगा, महिलाएं कैसे होंगी, उसके बारे में इन्होंने लिखा। और मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक कमेटी, द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम यूनेस्को एम्स टू फैसिलिटेट प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, ठीक है। मकसद क्या है,
दुनिया के डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना कहीं पर भी, ठीक है। तो ये एशिया पैसिफिक रीजन के लिए है, यहां पर आप देख सकते हैं एशिया पैसिफिक कमेटी ने इसको भी रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि किन की बुक है सुल्तानाज ड्रीम, बुक का नाम, बंगाली ऑथर बेगम रोकेया सखावत, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है 14 पीपल गिवन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अंडर सीएए, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली इम्प्लीमेंटिंग सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। दोनों तरफों से अपने अपने तर्क थे, ठीक है जी, उसको आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स थे। फाइनली 14 लोगों को, देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 माइनॉरिटीज, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हैं, उन 6 माइनॉरिटीज को भारत में सिटीजनशिप मिलेगी। बेसिकली वो जो समय था वो उनका कम कर दिया गया था, जो समय जनरली उनको 11 से 12 साल यहां पर रहना होता है वो कम करके 5 साल कर दिया गया था। तो 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत आ चुके हैं उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, ऐसा कहा गया था। पर इसके रूल्स नोटिफाई नहीं किए गए। 2019 में एक्ट पास हो गया, काफी विरोध हुआ, उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के चलते जो है ठंडे बस्ते में चली गई बात। अब जो है इसके रूल्स को नोटिफाई किया गया और सिटीजनशिप दी गई है। हिंदू, सिख, पारसीज, बुद्धिस्ट, जैन्स, क्रिश्चियंस, ये 6 कम्युनिटीज या 6 रिलीजन से जो लोग आए हैं, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, उनको भारत जो है सिटीजनशिप देगा। तो यहां पर यह भी बात है कि सिटीजनशिप नहीं छीनी जाएगी किसी की, यह भी सरकार के द्वारा यहां पर तर्क दिया गया, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पूरी की पूरी इसमें कहानी बता दी है। आगे चलते हैं, मिलेट्स सीड्स ऑफ चेंज, ठीक है, हाउ दिस एंशिएंट ग्रेन्स आर शेपिंग आवर फ्यूचर। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर लॉन्चेस डिजिटल एग्जीबिशन मिलेट सीड्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए मिलेट्स 2023 का जो साल था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी था। मिलेट्स बेसिकली मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है। तो ये जो मिलेट्स हैं जो हमारे कल्चर का, हमारे खान पान का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे, पर धीरे धीरे हमने इसको छोड़ दिया या बहुत कम हो चुका है। सरकार इसको रिवाइव करना चाहती है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो ये है कि सीधा सीधा अगर जितना वैरायटी ऑफ ग्रेन्स होंगे उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ बेनिफिट्स हैं। दूसरा बेनिफिट इसका यह है कि जितने भी मिलेट्स हैं वो ड्रॉट प्रॉन एरियाज में, जहां सूखा रहता है, कम पानी चाहिए, बहुत ज्यादा पानी में ये नहीं होते हैं, कम पानी में ये फसलें हो जाती हैं। तो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें धीरे धीरे ये लाना होगा, लाना ही होगा, मतलब दैट इज काइंड ऑफ अ कंपल्शन ऑल्सो, जिस तरीके से वाटर लेवल नीचे की तरफ जा रहा है। एनीवेज यहां पर जो है गूगल आर्ट एंड कल्चर लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल एग्जिबिट मिलेट seeds of change at Krishi Bhavan. So exhibition has been launched in collaboration with India's Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. अगेन इंपॉर्टेंस क्या है मैंने आपको उसकी बताई। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पर इंडिया में कहीं ना कहीं उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है कि हमारी डेली जो कह लीजिए फूड हैबिट्स हैं उसमें मिलेट्स इंक्लूड हो, ठीक है। सो दिस इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, दैट्स इट। इंडियाज बिगेस्ट स्किल कॉम्पिटिशन, स्किल से जीतेंगे दुनिया, ठीक है। तो ये हैशटैग इंडिया स्किल्स 2024, तो यहां पर आप देख सकते हैं नेशंस बिगेस्ट स्किल कंपटीशन इंडिया स्किल्स 2024 इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। सो ये ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। 4 दिन ये चलेगा, ठीक है, और इसमें 61 स्किल्स में कंपटीशन होगा, रेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मतलब सारी लगभग सारी चीजों में ये स्किल्स कंपटीशन होगा। देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वन पर्टिकुलर स्किल जिसमें आप बहुत ज्यादा मास्टरी करते हैं, एंड देन यू कैन हैव यू कैन हैव योर ओन एम्प्लॉयमेंट, और कहीं ना कहीं वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पार्टिसिपेंट्स हैव बीन ट्रेन्ड इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग आईटीआईज, एनएसटीआईज, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, सब जगह से, ठीक है। इनको जो है इनकी स्किल टेस्टिंग होगी वहां पर। कहां पर होगी ये भी देख लीजिए, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन इन लियोन फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में ये कंपटीशन होने जा रहा है सितंबर 2024 में, ठीक है। और न्यू कंपटीशन इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉल्ड करेंचिया, ठीक है, ये कंपटीशन ने एक नया कंपटीशन इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है, करेंचिया, ठीक है, कंपनी का नाम भी है ये। कॉन्फ्रेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन क्रिमिनल जस्टिस इन गुवाहाटी, ठीक है जी, कॉन्फ्रेंस हुई क्रिमिनल जस्टिस पे गुवाहाटी में, जिसमें बात की गई
3 नए लॉज की, ठीक है, जो यहां पर आप देख सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तो जो कि हमारा आईपीसी था, सीआरपीसी था, इंडियन एविडेंस एक्ट था, जो नए कानून लाए गए हैं उनकी बात की गई। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ पुलिस का रोल नहीं आता उसमें, पुलिस, प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी, तीनों का रोल आता है कि किस तरीके से जो गिल्टी हैं या जिन्होंने क्राइम किया है या जिन्होंने अगेंस्ट द लॉ गए हैं उनको सजा देना, और जो नहीं गए हैं उनको किस तरीके से बिना हरासमेंट के उनको वहां से बाहर निकालना। तो ये सारी चीजें जो है इस पे डिस्कस की गई हैं, क्रिमिनल जस्टिस को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुई। आगे चलते हैं। श्री श्री रविशंकर रिसीव्स फर्स्ट स्टैम्प released commemorating completion of 200 years of Indian origin तमिल्स इन श्रीलंका। देखिए, तमिल्स इन श्रीलंका जो हैं वो हमेशा से एक डिस्प्यूट रहा है। ये शुरुआत होती है 200 साल पहले, जब ब्रिटिशर जो है तमिल्स को श्रीलंका में लेकर गए थे काम करवाने के लिए वहां के खेतों पर, और इवेंचुअली क्या हुआ कि तमिल जो है वहां पर सेटल डाउन होते हैं। पर वो जो है कह लीजिए एक हमेशा से कन्फ्लिक्ट रहा है। तमिल्स को अगर आप देखेंगे श्रीलंका में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में रहते हैं, और जो श्रीलंका की मेजर कम्युनिटी है सिन्हाला कम्युनिटी, जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, बुद्धिज्म को फॉलो करती है, उनमें हमेशा से क्लैश रहा। और इसी के चलते बाद में चलकर हमने एलटीटी का गठन देखा। इसी के चलते भारत के पूर्व प्रधानमंत्री उनका असैसिनेशन होता है, राजीव गांधी जी का। तो ये चैलेंज जो है काफी बड़ा रहा। 2009 में ये फिर सिविल वॉर होती है और 2009 में एलटीटी का खात्मा किया जाता है। अब अगर इस पूरी की पूरी कंडीशन में हम देखें तो यहां पर 200 साल हो गए हैं तमिल्स को वहां पर रहते हुए। इसमें एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1948 जब श्रीलंका आजाद हुआ तब तमिल्स को सिटीजनशिप राइट्स नहीं दिए गए। ठीक है, बाद में चलकर जो भारत के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमा वो भद्रन के, जो कि श्रीलंका की राष्ट्रपति, उनके बीच में एक समझौता साइन होता है जिसका नाम था श्रीमा शास्त्री पैक्ट, ठीक है, 1964 में, जिसमें कि लगभग 5 लाख इंडियन ओरिजिन तमिल जो हैं वो भारत वापस आते हैं। ठीक है, तो आप ये सीधा सीधा समझ सकते हैं कि भारत ने ये कहा कि हम उनको मतलब एक्सेप्ट करते हैं, बट जो तमिल्स वहां पर रह गए उनका कन्फ्लिक्ट रहा। फिर वो कहानी मैंने आपको बताई, एलटीटी बना, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलाम, और उसके बाद जो है असैसिनेशन होता है प्रधानमंत्री जी का, पूर्व प्रधानमंत्री जी का, और उसके बाद जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और उसके चलते जो है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस भी प्रभावित रहे। आगे चलते हैं। एफएसएसएआई फाइंड्स नो इथाइलिन ऑक्साइड ट्रेसेस इन एमडीएच एंड एवरेस्ट स्पाइसेस, इसको लेकर भी चर्चा थी, बहुत ज्यादा चर्चा थी, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आपने कैंपेन देखा होगा। इसमें एक्चुअली हुआ क्या कि कोरिया और सिंगापुर, ठीक है जी, सॉरी आई एम रियली सॉरी, हांगकांग एंड सिंगापुर ने जो है ये कंसर्न किया कि यहां पर इथाइलिन ऑक्साइड है। अब ये जो सैंपल्स लिए गए दो मेजर ब्रांड से, एमडीएच और एवरेस्ट, 28 एग्रेडेटेड लैबोरेटरीज में इसको चेक किया गया बाय एफएसएसएआई, दैट इज फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें किसी भी तरीके के जो इथाइलिन ऑक्साइड के ट्रेसेस नहीं पाए गए हैं। ठीक है, तो ये एक क्लैरिफिकेशन जो है एफएसएसएआई के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट आता है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि नॉन स्टिक कुकवेयर को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप जो नॉन स्टिक कुकवेयर यूज करते हैं अपने घरों में, ये वाली पर्टिकुलर न्यूज जो है, प्लीज शेयर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, इस पर्टिकुलर न्यूज को। ठीक है, सो आईसीएमआर ने कहा है कि नॉन स्टिक टेफ्लॉन कुकवेयर जो है उसको आप यूज ना करें, या उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक यूज करें। उसका रीजन क्या है कि अगर उसमें किसी भी तरीके के क्रैक या स्क्रैच आ गए हैं तो उसमें जो है बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स और डेंजरस केमिकल्स जो है रिलीज होते हैं, जो कि आपके खाने में, आपकी मील्स में जा सकते हैं, व्हेन कुक्ड एट अ हाई टेंपरेचर ऑफ ओवर 170 डिग्री सेल्सियस, पोटेंशियली कॉजिंग लंग एलिमेंट्स एंड कैंसर, जिसकी वजह से लंग की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां
बीमारियां और जो है कैंसर तक हो सकता है। सो हैदराबाद बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहां पर है? हैदराबाद में है। तो उन्होंने कहा है कि आप इको फ्रेंडली कुकवेयर यूज करें। देखिए अब कहीं ना कहीं हम बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं, मिलेट्स खा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है? अर्दन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन, कोटिंग फ्री ग्रेनाइट स्टोन यूटेंसिल्स जो हैं यूज करें। तो people are going back to basics. This is what is happening in the world. Polytetrafluorine thylene, commonly known as Teflon, is a synthetic chemical comprising carbon and fluorine atoms, और it was first created in 1930s कि भाई नॉन रिएक्टिव है, नॉन स्टिक है, ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस टू द यूटेंसिल्स। पर अब इसमें ICMR गवर्नमेंट की एक बॉडी ने ऑफिशियली जो है एक आपको कह लीजिए वार्निंग दी है सब लोगों को कि आप इसमें अगर कोई क्रैक या स्क्रैच है तो प्लीज इसको मत यूज कीजिए। नेक्स्ट है आपका अगेन FSSAI ने एक वार्निंग दी है अगेंस्ट द फ्रूट ट्रेडर्स कि कैल्शियम कार्बाइड को यूज ना करें फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। सिंपली कहें तो फ्रूट्स को पकाने के लिए जो है जल्दी पक जाएं, ठीक है, जल्दी मार्केट में उनको बेच सकें, कैल्शियम कार्बाइड सॉल्यूशन यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा फेमस जो है इसमें एप्पल, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैंगो, क्योंकि मैंगो जो है आपका ये पर्टिकुलर सीजन चल रहा है तो कैल्शियम कार्बाइड सॉल्यूशन को यूज किया जाता है। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड ट्रेडर्स एंड फूड बिजनेसेस ऑपरेटर नॉट टू यूज कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, क्योंकि ये बैंड प्रोडक्ट है अंडर द रेगुलेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड जब यूज किया जाता है तो ये एसिटाइलिन गैस रिलीज करता है। ये अपने आप में एक फैक्ट है, आपका क्वेश्चन बनता है इस पे। और इसमें हार्मफुल ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस होते हैं, और जो कि आपके फ्रूट में या जो भी चीज पकाई गई है उसमें वो डायरेक्टली जा सकते हैं, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी, ठीक है जी। So direct contact with fruits application leave residues of arsenic and phosphorus in your body. So इससे आपको डिजीनेस, ठीक है, और बहुत प्यास लगेगी, ठीक है जी, इरिटेशन होगी, वीकनेस, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, वॉमिटिंग, स्किन अल्सर्स, ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी माइनिंग नहीं होगी 1 किलोमीटर के रेडियस में जो सारिस्का टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो पर्टिकुलर कह लीजिए रूल है ये सिर्फ सारिस्का टाइगर रिजर्व के लिए नहीं, बाकी टाइगर रिजर्व्स के लिए भी यूज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट टोल्ड अथॉरिटीज इन राजस्थान दैट देयर कैन नॉट बी एनी माइनिंग एक्टिविटी विद इन 1 किलोमीटर रेडियस ऑफ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स। 26 अप्रैल 2023 को कोर्ट इन अ जजमेंट सेट माइनिंग विद इन 1 kilometer from the boundary of national park or wildlife sanctuary shall not be permissible, ठीक है। As such, prohibition will be automatically applicable even to the critical tiger reserves. Section 38 10A ने यह भी लिखा गया है कि टाइगर रिजर्व्स का जो कह लीजिए लेवल है वो आपका नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ऊपर आता है, मतलब उसमें हायरार्की में ये हायर पेडेस्टल पे आता है टाइगर रिजर्व्स। सारिस्का टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो दिल्ली से जब आप राजस्थान की तरफ जाते हैं तो अलवर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, दिल्ली मतलब यहां पर आपको जो है ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है सारिस्का टाइगर रिजर्व। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अरावली हिल्स में है, लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और इट वाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 और बाद में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया, ठीक है। इट इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली रीलोकेट टाइगर्स। नेक्स्ट है आपका इंडिया प्रपोजेस डिजिटल कंपटीशन बिल 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा 2-3 मिनट का समय लेंगे, क्योंकि डिजिटल कंपटीशन जो बिल है 2024, देखिए बहुत बार ऐसा कहा गया है छोटी कंपनीज के द्वारा, छोटे प्लेयर्स के द्वारा कि गूगल, फेसबुक, अमेज़न, ये जो बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपने कह लीजिए सर्विसेज को या अपनी प्रोडक्ट्स को जो भी कस्टमर्स हैं उनको ज्यादा दिखाते हैं, और क्योंकि इनके पास कस्टमर्स का, छोटे छोटे बिजनेसेस का कस्टमर्स का इतना सारा डाटा है
कि ये कहीं ना कहीं छोटे प्लेयर्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं, या कहें तो छोटे प्लेयर्स को, जो छोटे कह लीजिए बिजनेसेस हैं, उनको डिसएडवांटेज होता है। क्योंकि ये सर्च में मान लीजिए गूगल पे आपने कोई चीज सर्च करी, तो ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को, या जिन्होंने गूगल को पे किया है, उनको वो सर्च हिस्ट्री में ऊपर दिखाएगा और बाकी को नहीं दिखाएगा, ऐसा एलिगेशन लगाया गया। सिमिलरली अमेजन पे आप जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या घर में ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो आपने देखा होगा कि अमेजन के प्रोडक्ट्स भी काफी ऊपर रहते हैं। तो ये जो इस चीज को लेकर ऑलरेडी यूरोप में एक बिल आ चुका है, मतलब कह लीजिए कानून आ चुका है, यहां पर इंडिया ने प्रपोज किया है डिजिटल कंपटीशन बिल 2024 इन सब बिग टेक प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए। सो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रपोज्ड अ न्यू डिजिटल कंपटीशन लॉ, जो कि स्टॉप करेगा बड़े टेक जायंट्स को, गूगल, फेसबुक, अमेजन, फॉर सेल्फ प्रेफरेंसिंग देयर ओन सर्विसेज। ठीक है, और डाटा जो गैदर करते हैं, क्योंकि आपके पास छोटे प्लेयर्स का भी डाटा है, तो आपको पता है कि उनके कस्टमर क्या है, तो उनको आप ज्यादा अपनी सर्विसेज को जो है टारगेट कर सकते हैं। सो सेट ऑफ प्रिजेंटिव नॉर्म्स टू कर्ब एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। ठीक है, अब यहां पर एक प्रॉब्लम भी है, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये तो बहुत ज्यादा क्विक होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, जितने में आप इस पे एक्शन लेंगे उतने में छोटे बिजनेसेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, सो इट इज सिमिलर टू यूरोपियन यूनियंस डिजिटल मार्केट्स एक्ट। करेंटली इंडिया फॉलोज एक्स पोस्ट एंटी ट्रस्ट फ्रेमवर्क। देखिए, कंपटीशन एक्ट बनाया गया था, कंपटीशन एक्ट 2002, इसके तहत रिसेंटली गूगल पर फाइन भी लगाया गया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बट अगेन बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये बहुत देरी से डिसीजन लिया गया। ठीक है, और बट इसके जो कह लीजिए बहुत सारे बिग जायंट्स हैं, जो ये टेक जायंट्स हैं, इनके फेवर में बोलने वाले लोग ये भी कहते हैं कि इससे जो है क्या होगा, इससे बड़ी टेक कंपनीज इनोवेशन पर फोकस ना करके बहुत ज्यादा रूल्स पर उनका फोकस हो जाएगा, कंप्लायंस बर्डन उनका बढ़ जाएगा और इनोवेशन पे फोकस कम होगा। तो ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका इंडिया सेट टू होस्ट 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, 26th मीटिंग ऑफ कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है जी, तो ये जो है अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई भारत में, कोची में। और दिस इज द आइडिया हियर इज कि जो अंटार्कटिका है, देखिए अंटार्कटिका को लेकर एक ट्रीटी साइन की गई कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, ये किसी भी देश जो है वो का नहीं है, कोई भी देश उसको अपनी टेरिटरी नहीं मान सकता, ये कॉमन ह्यूमन काइंड के लिए है और ये कॉमन रिसर्च के लिए यूज हो सकता है, पर कोई भी इसको क्लेम नहीं करेगा। और इस तरीके से हम उसको यूज करें अंटार्कटिका को कि किसी भी तरीके से बाहर से स्पीशीज वहां पर ना लाई जाए और वहां के इकोसिस्टम को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तो इंडिया भी इस ट्रीटी को मानता है, इस ट्रीटी को साइन किया हुआ है, इसको लेकर बाकायदा हमने कानून पास किया। ठीक है, ट्रीटी को लेकर जो है भारत में जो है कानून पास किया गया और आइडिया यही है कि किस तरीके से अंटार्कटिका के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए। सो ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत आता है, एंड द अंटार्कटिक ट्रीटी सेक्रेटेरिएट लोकेटेड इन ब्यूनो एरीज। ब्यूनो एरीज कैपिटल है अर्जेंटीना की। ठीक है, सो इट इज एनुअल गैदरिंग पार्टीज ऑफ 1959 अंटार्कटिक ट्रीटी। ठीक है जी, फर्स्ट टाइम डेडिकेटेड वर्किंग ग्रुप फॉर रेगुलेशन टूरिज्म इन अंटार्कटिका हैज बीन फॉर्मुलेटेड एट 46th ATCM। ठीक है, पहली बार एक डेडिकेटेड वर्किंग ग्रुप बनाया गया है फॉर रेगुलेटिंग टूरिज्म इन अंटार्कटिका। ओके, सो साइंटिफिक प्रिजर्व, ये सारी मैंने आपको बताया, प्रोहिबिट मिलिट्री एक्टिविटीज, बैन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। ठीक है, और इंडिया के अगर हम अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन की बात करें तो दक्षिण गंगोत्री पहला स्टैब्लिश किया गया था 1983 में, तो लगभग 40 साल पहले, और मैत्री 1989। ठीक है, एट प्रेजेंट इंडिया ऑपरेट करता है दो स्टेशंस को, रिसर्च स्टेशंस को, मैत्री को और भारती को। अब क्योंकि जो मैत्री है ये थोड़ा पुराना हो चुका है, तो एक नया स्टेशन मैत्री 2 जो कि कुछ ही किलोमीटर दूर है पुराने स्टेशन मैत्री से, उसकी जगह दूसरा स्टेशन मैत्री 2 जो है भारत प्लान कर रहा है, जो कि 2029 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका डीडी किसान टू लॉन्च एआई एंकर्स, एआई कृष एंड एआई भूमि। देखिए, अब डीडी जो है, दूरदर्शन भी जो है वो धीरे धीरे अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स
कई सारे मीडिया चैनल में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स अब देखे होंगे, किस तरीके से वो न्यूज रीडिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वैसे ही दूरदर्शन भी करने जा रहा है। सो दूरदर्शन किसान जो है एक डेडिकेटेड चैनल है जो कि 2015 में शुरू किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि ओनली टीवी चैनल है जो कि डेडिकेटेड है फार्मर्स को लेकर। अब इसमें क्या है, एआई एंकर्स होंगे जो कि 50 लैंग्वेजेस में, 50 भाषाओं में बोल सकेंगे, ठीक है, ऑफ द कंट्री, और इसका नाम दिया गया है एआई कृष एंड एआई भूमि। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका इंडिया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट क्लेम्स प्रेजेंस ऑफ 4000 डॉल्फिन्स इन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये एक न्यूज आर्टिकल आया, काफी ज्यादा इस पे चर्चा थी। 4000 से ज्यादा गंजेटिक डॉल्फिन्स। ठीक है जी। अब गिंजेटिक डॉल्फिन को लेकर मेरा आज का दूसरा क्वेश्चन, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है जी। नमामि गंगे मिशन, क्लीन एंड प्योरीफाई गंगा, इससे क्या हुआ है, डॉल्फिन पॉपुलेशन बढ़ी है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना है कि अभी 4000 से ज्यादा डॉल्फिन हैं। खाली उत्तर प्रदेश में ही 2000 से ज्यादा डॉल्फिन आपको मिलते हैं। और एक नई टूरिज्म पॉलिसी यूपी सरकार लेकर आई है, डिक्लेयर्ड डॉल्फिन सेंचुरी एरिया इन चंबल सेंचुरी। इसके अलावा अ गोल हैज बीन सेट टू स्टेबलाइज द गिंजेटिक डॉल्फिन पॉपुलेशन एंड डबल द नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज बाय 2030। ठीक है, इस नंबर को भी डबल करना है 2030 तक, बात की गई। तो टूरिज्म किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इसके अलावा रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, राप्ती, सोन, गंडक, इन नदियों में भी आपको जो है डॉल्फिन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने इसका नाम जो है, इसको सुसु भी बुलाया जाता है। ठीक है, वो बच्चों वाला सुसु नहीं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द साउंड दे मेक वाइल ब्रीदिंग, क्योंकि जब वो ब्रीथ करते हैं तो उनके जो साउंड आती है वो आती है सुसु। ठीक है जी। चलिए, तो कैन लिव ओनली इन फ्रेश वाटर, प्रेफर डीप, तो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। डीप वाटर मतलब थोड़ा डेप्थ में मिलते हैं आपको। असेंशली ब्लाइंड हंट्स बाय एमिटिंग द अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो वही अल्ट्रासोनिक साउंड जो कि शिप्स यूज करते हैं टू नो द डेप्थ ऑफ द ओशन, है ना। भेजा जाता है अल्ट्रासाउंड, वो आता है, कैच करता है, तो उससे हमें किसी भी ओशन, सी की, वाटर बॉडी की डेप्थ का पता लगता है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपका शुरू किया गया 2021 में। ठीक है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इंडियाज एंड एशियाज फर्स्ट, पटना यूनिवर्सिटी, बिहार। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है जी। इसमें एक फैक्ट, इंडियाज नेशनल एक्वाटिक एनिमल, ठीक है, इंडियाज नेशनल एक्वाटिक एनिमल, जो मैं आपको फैक्ट पूछ रहा था वो यही था। ठीक है, इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है गिंजेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट आता है एक टर्म बहुत ज्यादा चर्चा में थी, गैस लाइटिंग। ठीक है, गैस लाइटिंग क्या है, मेकिंग यू क्वेश्चन। देखो, गैस लाइटिंग जो ये शब्द है, ये बहुत पहले 1930s में पहली बार यूज किया गया था। और एक व्यक्ति जो है वो आपका ऑफिस में आपका बॉस हो सकता है, घर में कोई व्यक्ति हो सकता है, जो सीधा सीधा कहें तो आपके दिमाग पर हावी है। ठीक है, आपको इस तरीके से वो कन्विंस कर लेता है कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है, और वो आपको मैनिपुलेट करने लगता है। ठीक है, जैसे कि इसमें एक फ्रेज जो है 1938 का प्ले है गैस लाइट, जिसमें कि एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को मैनिपुलेट करता है, और इसमें बेसिकली क्या है कि वो उसकी मेमोरी को क्वेश्चन करने लगता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। मतलब वो सीधा सीधा उस व्यक्ति को कंट्रोल करने लगता है, उसकी परसेप्शन को, उसकी रीजनिंग को, और वो व्यक्ति अपने आप को डाउट करने लगता है। उसको लगता है कि मेरी रीजनिंग, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो सही नहीं है। और सीधा सीधा कहें तो पीपल इन चार्ज लाइक बॉसेस, एक्सपीरियंस्ड कोवर्कर्स मेक्स अ वर्क प्लेस लेस हेल्दी। इससे क्या होगा, एक जो कह लीजिए यंगस्टर है, फ्रेशर है, वो अपनी डिसीजन मेकिंग को क्वेश्चन करने लगा है। उसको लगेगा कि मेरे को कुछ नहीं पता। जो ये व्यक्ति है बहुत समझदार है, बहुत सीनियर है। आई एम नॉट सेइंग कि ये हर व्यक्ति कर रहा है, बट ये ऐसा कई जगह मैनिपुलेट करना और उस व्यक्ति को विश्वास दिला देना कि तुम्हारी रीजनिंग सही नहीं है, तुम्हारी मेमोरी अच्छी नहीं है, और इस तरीके की कह लीजिए बात को, या कह लीजिए इस तरीके के फिनोमिना को कहा जाता है गैस लाइटिंग। और ये वर्क प्लेस पे हो रहा है, घरों में हो रहा है। इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिनाइंग और डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स, ट्रिविलाइजिंग कंसर्न्स, किसी का कंसर्न तो आप कह रहे हैं अरे कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, शिफ्टिंग ब्लेम,
ब्लेम जो है आप शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति पर जो गैस लाइटिंग कर रहा है, मतलब वो दूसरे व्यक्ति पर ब्लेम शिफ्ट कर रहा है। विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन, आइसोलेशन टैक्टिक्स, इंटिमिडेशन को यूज करना, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट आता है आइडल विंग, CID टू ब्रिंग बैक डांसिंग कृष्णा आइडल फ्रॉम थाईलैंड। ठीक है जी, तो चोला पीरियड के समय का ये ब्रॉन्ज आइडल है, कालिया कालकी, कालिया कृष्णा, ठीक है, डांसिंग कृष्णा। इसका जो अमाउंट है, प्रेजेंट वैल्यू है $3.5 मिलियन। जिनको नहीं समझ आ रहा, $1 मिलियन अगर मैं 83 रुपीज का जो है $1 को मानता हूं तो 8.3 करोड़। ठीक है, तो ये अमाउंट लगभग बनती है 29 से 30 करोड़। ठीक है जी, 29 से 30 करोड़। तो आप मान के चलिए कि ये जो डांसिंग कृष्णा ब्रॉन्ज आइडल है चोला समय का, ये लगभग 29 करोड़ का है। ठीक है, इसका अमाउंट, मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो रेयर वेरिएंट ऑफ द ब्रॉन्ज आइडल वाज हैंडेड बाय द फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ थाईलैंड। इंडिया का पहला रिसर्च टेस्ट बेड टू बी डिप्लॉयड टू स्टडी नॉर्वेस्टर्स। सो ड्रोन्स को डिप्लॉय किया जाएगा, मोबाइल वैन्स को, हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स को, नॉर्वेस्टर्स को स्टडी करने के लिए। नॉर्वेस्टर्स को काल बैसाखी भी कहा जाता है, जो कि प्री मॉनसून शावर्स, जो आपको कह लीजिए बंगाल रीजन में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जो प्री मॉनसून शावर्स मिलते हैं, उनको नॉर्वेस्टर्स या काल बैसाखी भी कहा जाता है। तो इसको लेकर जो है एक रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। मकसद क्या है? ऑब्वियसली इसका मकसद यही है कि पहले से इसको प्रोडिक्ट किया जा सके, जो बारिश कितनी होगी, कैसे होगी, क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये रिसर्च सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल रिसर्च मेट्रोलॉजी, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मल्टी करोड़ रुपीस रिसर्च टेस्ट बेड फैसिलिटी विल कवर अ लार्ज एरिया एट जॉइनिंग वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। ठीक है, कंट्रोल सेंटर इसका होगा चांदबली, उड़ीसा में। नेक्स्ट है सेंटर काउंसिल फॉर आयुर्वेदिक साइंसेस लॉन्चेस प्रगति 2024 कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बाय CCRAS टू प्रोपेल आयुर्वेद रिसर्च एंड इंडस्ट्री। So Center Council for Research and Ayurvedic Sciences launches Pragati 2024. So Pharma Research in आयुर्ज्ञान, ठीक है, आयुर्वेद में रिसर्च को कैसे बढ़ावा दिया जाए, टेक्नो इनोवेशन प्रगति 2024। ठीक है, ऑटोनमस बॉडी है अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष। ठीक है, रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देना आयुर्वेद में। नेक्स्ट है आपका यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका 2024। ठीक है, युविका 2024 यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म क्या है? युवा विज्ञानी कार्यक्रम। ठीक है, मकसद क्या है? स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में युवाओं को नॉलेज देना। और किसको लेकर है ये है आपका जो बच्चे 8वीं पास कर चुके हैं, करेंटली 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनके लिए है। इसमें जो स्कूल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी विल पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एवरी ईयर। देखिए, इसमें ना एक और चीज है, स्टेम को आपको समझना है। मकसद क्या है सरकार का? एक स्टेम करके कहा गया। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें जो है बच्चों को एनकरेज करना कि ये करियर ऑप्शंस जो हैं अडॉप्ट की जाए बच्चों के द्वारा, क्योंकि इससे क्या हुआ, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस और स्पेशली महिलाएं, वुमेन, ठीक है, शुड बी कमिंग इन द स्टेम करियर्स। ठीक है, ये भी है इसमें। नेक्स्ट है इन अ फर्स्ट ICMR प्रपोजेस न्यू डाइटरी गाइडलाइंस फॉर शुगर लेवल्स इन पैकेज्ड फूड्स एंड बेवरेजेस। देखिए, एक आपने बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी और सोशल मीडिया चैनल्स पर देखा होगा कि रिसेंटली फूड हैबिट्स को लेकर काफी ज्यादा बात चल रही है। अभी तक जितने भी हमारे फूड पैकेट्स थे, उनपे जो अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, तो लेबल पढ़ेगा इंडिया, इस तरीके का कैंपेन भी चलाया गया, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें बात करी गई कि कैलोरीज की बात की जाती है, जनरली कैलोरीज की बात की जाती है हमारे जो फूड पैकेट्स हैं कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं, बट उसमें शुगर कंटेंट की बात नहीं की जाती। जैसे कि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कितना शुगर ऐड किया गया है ये नहीं बताया जाता है। और कई बार ये भी कहा गया कि इसको हेल्दी प्रोडक्ट्स के रूप में मार्केट किया गया, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो अभी तक मोस्ट ऑफ द इंडियंस वर बाइंग दोस प्रोडक्ट्स। अब इसको लेकर जो है ICMR भी थोड़ा सा जागरूक हुआ है। उन्होंने कहा है कि नई गाइडलाइंस आनी चाहिए। ठीक है, प्रपोज किया है। इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया और ये कहा कि हमें उसमें यह बताना चाहिए कि कितने चम्मच चीनी है,
लाइक टी स्पून फुल ऑफ शुगर्स। जैसे कि सॉलिड फूड में 5% से ज्यादा जो एनर्जी इनटेक है, मान लो उसमें 100 कैलोरीज हैं, तो 5 कैलोरीज से ज्यादा जो है शुगर की वजह से नहीं होनी चाहिए। और टोटल ऑल शुगर्स, नेचुरल शुगर्स को मिलाकर 10%, जो जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें जो है आपका मैक्सिमम 10% एनर्जी इनटेक फ्रॉम एडेड शुगर, और जो 30% फ्रॉम द टोटल शुगर, बेशक वो नेचुरल शुगर्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, मिल्क हैं, तो 30% से ज्यादा एनर्जी आपको शुगर से नहीं मिलनी चाहिए। जनरली ये देखा गया कि ये नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो एनर्जी आपको मिल रही है वो मेनली शुगर्स की वजह से है, ठीक है, चीनी घोली गई है सिंपली कहें तो, ठीक है। इसकी वजह से हार्ट अटैक्स या हार्ट डिजीजेस, टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, डेंटल इश्यूज, ये सारे देखने को मिल रहे हैं। आगे चलते हैं इकोनॉमी की न्यूज पे। सबसे पहले आता है आईसीआईसीआई का मार्केट कैप 8 ट्रिलियन रुपीज में है, डॉलर्स में नहीं है। तो ये कितना बनता है, देखो 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन, तो 1 ट्रिलियन में हो गए 1 लाख करोड़, तो 8 ट्रिलियन मतलब 8 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, मार्केट कैप पहुंच गया है। सेकेंड आफ्टर एचडीएफसी, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 लाख करोड़। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के आईसीआईसीआई बैंक के जो है 100 करोड़ शेयर हैं मार्केट में, और 100 करोड़ शेयर को जो भी उसका प्राइस है, मान लीजिए 10 या 100 रुपए का प्राइस है, तो 100 करोड़ शेयर इंटू 100 रुपए, तो ये हो गया आपका 10,000 करोड़, ठीक है। तो ये मार्केट वैल्यूएशन हो गई, सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स इंटू जो मार्केट वैल्यू है आज के समय पर एक शेयर की, उससे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पता लग जाएगी। सो इंडिया इट हैज बिकम द सेकंड बैंक टू क्रॉस दिस माइलस्टोन आफ्टर एचडीएफसी बैंक। टॉप 3 की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है 19.8 ट्रिलियन, 19 लाख करोड़, ठीक है जी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट है बजाज ऑटो ने कहा है कि वो पहला सीएनजी बाइक लाने जा रहे हैं, दुनिया का पहला सीएनजी बाइक ये होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इंडिया की मार्केट को ध्यान में रखते हुए ही ये कहा गया है। ब्रूजर इसका नाम दिया जाएगा, ब्रूजर 125 सीएनजी। इनिशियली 20,000 ऐसे मोटरसाइकिल्स आएंगे, और ये बात कही है बजाज के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने, ठीक है जी। और 1945 में ये कंपनी बनी थी, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक आई मोबाइल पे एक्सटेंडेड यूपीआई टू एनआरआईज फ्रॉम 10 नेशंस। तो आईसीआईसीआई ने कहा है कि जो एनआरआईज हैं 10 देशों के, मतलब 10 देशों के एनआरआईज जिनके पास एनआरआई अकाउंट्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक में एनआरओ अकाउंट्स हैं, वो यूपीआई को यूज कर सकते हैं यूजिंग द इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। जनरली पहले ये था कि उनको इंडियन मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा तो वो यूपीआई को यूज कर सकते हैं। अब ये कहा गया कि नहीं, वो इंटरनेशनल नंबर्स के ही थ्रू यूपीआई नंबर्स को, यूपीआई को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी उनको बिल पेमेंट्स करनी है, कोई पेमेंट करनी है, तो वो उस नंबर से भी कर सकेंगे। इससे यूपीआई को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि भारत के द्वारा लॉन्च किया गया, कॉमन क्यूआर कोड जो आप स्कैन करते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया, ठीक है जी। तो इसमें 10 कंट्रीज कौन सी हैं, ये कंट्रीज हैं, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मेनली कंसेप्ट समझ आना चाहिए, उसके पीछे का मोटिव समझ आना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका एसबीआई बिकम्स द फर्स्ट बैंक एज ट्रेडिंग क्लियरिंग मेंबर ऑफ आईआईबीएक्स। सो आईआईबीएक्स क्या है, सो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। देखिए बुलियन जो शब्द है वो यूज किया जाता है गोल्ड के लिए या बहुत हाई क्वालिटी सिल्वर के लिए, मेनली गोल्ड के लिए यूज किया जाता है। दुनिया भर में जो गोल्ड का एक्सचेंज है उसके लिए जो गिफ्ट, देखिए गिफ्ट सिटी इज नॉट जस्ट फॉर गोल्ड, बहुत सारी चीजों के लिए है। तो गिफ्ट सिटी बनाई गई थी गुजरात में, और उसमें जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है उसमें एसबीआई जो है पहला बैंक बन गया है जो एज अ ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर, मतलब जो भी ट्रेड होगा, मान लीजिए दो प्लेयर्स हैं उनके बीच में ट्रेड हुआ कि इतना गोल्ड का इतना सिल्वर का, उसको लेकर जो सारी क्लियरेंस है या जो भी ट्रांजेक्शन है वो एसबीआई के थ्रू हो पाएंगी, सिंपल भाषा में अगर इसको हम समझे तो। सो कंडक्ट ट्रेड ऑन द आईआईबीएक्स प्लेटफॉर्म, सेटल देम ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। नेक्स्ट आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप पीएसयू बैंक रहा बिजनेस ग्रोथ में फाइनेंशियल ईयर 2024 में, एसबीआई को भी क्रॉस किया, ठीक है, ग्रोथ नंबर्स में। सो हाईएस्ट ग्रोथ रेट लास्ट फिस्कल, अगर हम इसमें देखें तो जो टोटल बिजनेस रहा डोमेस्टिक में वो 15.94% रहा, और एसबीआई का 13.12% रहा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पुणे में है। नेक्स्ट है आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ऐप आई थी
बीओबी वर्ल्ड, बीओबी इज बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड। इस मोबाइल ऐप में कुछ कमियां थी, कुछ कंसर्न्स थे, जिसको लेकर आरबीआई ने कहा था कि ये ऐप अभी यूज नहीं कर सकते हैं। अब ये कंसर्न्स दूर कर लिए गए हैं और अब जो इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी आरबीआई के द्वारा वो हटा ली गई हैं। अब आरबीआई क्यों, कौन होता है रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला? हाँ जी, रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का। नेक्स्ट है स्विगी लीवरेज शील्ड्स डिवाइस फर्स्ट रिस्क एआई प्लेटफॉर्म टू एनहेंस फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन कैपेबिलिटीज। तो किस तरीके से लाइक ये फूड डिलीवरी प्लेयर्स हैं एआई का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि फ्रॉड ना हो, किसी पेमेंट्स में किसी तरीके का फ्रॉड ना हो, ठीक है, किसी तरीके से जो वो डिस्काउंट्स देते हैं उनको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, साइन अप इंसेंटिव्स को, प्रोमो अब्यूज को, रेफरल बोनसेस को, ये सारी चीजों को किसी तरीके से मिसयूज ना किया जा सके। इस चीज को लेकर इन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया है, ताकि अगेन द आइडिया हियर इज कि वो किस तरीके से अपने ज्यादा टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंच सके और फ्रॉड को बचा सके, ऑनलाइन फ्रॉड को यहां पर बचा सके, फ्रॉड डिटेक्शन हो सके। नेक्स्ट है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास लॉन्चेस प्रवाह रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप एंड फिनटेक रिपोजिटरी। देखिए दो चीजें हैं यहां पर, प्रवाह, ठीक है, जब हम कहते हैं ना तुम्हें प्रवाह करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सो यहां पर भी वही चीज है। तो ये कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 मेजर इनिशिएटिव लिए हैं। इसमें कोई भी इंडिविजुअल और एंटिटी अप्लाई करता है, जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं आरबीआई के पास में, उनको एक पोर्टल के थ्रू वो अप्लाई कर सकता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, प्रवाह मतलब प्रवाह वो नदी वाला प्रवाह नहीं, ठीक है। आई एम होपिंग यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। यहां पर तो आपको सीमलेस तरीके से सारे के सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप इसके लिए है क्योंकि रिसेंटली जो है आरबीआई ने ये कहा कि आप जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एज एन इंडिविजुअल भी आप सर्टन अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो सबसे सेफ सिक्योरिटीज मानी जाती हैं, जिनको जिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज भी कहा जाता है, ठीक है। देन आता है फिनटेक रिपोजिटरी। इसमें क्या होगा, जो इंडिया की फिनटेक फर्म्स हैं, अब ये फिनटेक फर्म्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए जो भी आप ई वॉलेट्स यूज करते हैं उनको आप फिनटेक कंपनीज में देख सकते हैं। सो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर फ्रॉम अ रेगुलेटरी परस्पेक्टिव एंड फैसिलिटेट इन डिजाइनिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसीज, क्योंकि ये कहा गया कि ये जो फिनटेक्स है ना, इनको आरबीआई बहुत अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि बैंक्स पर तो पूरा का पूरा ध्यान है, उसके लिए तो पूरी की पूरी कह लीजिए पॉलिसीज हैं, फ्रेमवर्क हैं, एसओपीज हैं, बट जो फिनटेक प्लेयर्स है उसको लेकर हमेशा से चर्चा रही। रिसेंटली हमने पेटीएम के साथ जो विवाद देखा, पेटीएम के बहुत सारे मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई पेटीएम पर, तो इन सारी चीजें ये दोबारा ना हो, इसको लेकर कह लीजिए ये फिनटेक रिपोजिटरी जो है लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्लीज इसको मेरी तरफ से मार्क कर लीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है पैक्ट साइन किया है विद द बैंक ऑफ नामीबिया फॉर डेवलपिंग यूपीआई लाइक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, ठीक है जी। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ओवरसीज आर्म हैज साइंड अ पैक्ट विद बैंक ऑफ नामीबिया, ताकि एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो है डेवलप किया जा सके नामीबिया के लिए। और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्या होगा, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, बॉल्स्टर रियल टाइम पर्सन टू पर्सन मर्चेंट पेमेंट ट्रांजैक्शंस जो है अफ्रीकन नेशंस में बढ़ेंगी, और सीधा सीधा इंडिया की सॉफ्ट पावर के रूप में भी आप इसको देख सकते हो कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ आज तक यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के द्वारा ही दुनिया को दी जाती थी, और भारत वो एक टेक्नोलॉजी दुनिया को दे रहा है। सो ये है। उसके अलावा फोन पे यूपीआई नाउ एक्सेप्टेड इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में जब अगर आप घूमने जाएंगे तो यूपीआई पेमेंट एक्सेप्टेंस होगी वहां पर विद लंका पे, श्रीलंका नेशनल पेमेंट नेटवर्क। इंडिया ट्रेवलिंग टू श्रीलंका कैन नाउ मेक पेमेंट्स यूजिंग द यूपीआई, ठीक है, यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हैं। आपका रूपी में पेमेंट होगा डिडक्ट, और वो आपको ट्रांजैक्शन दिखाएगा कि श्रीलंकन रूपी में कितना है, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया यहां पर। और लंका पे, ठीक है, लंका पे पार्टनरशिप ये किया गया है। अगेन इंडिया की सॉफ्ट पावर का बढ़ता हुआ
नमूना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द सेशन, समझ आई हैं चीजें, हमने बहुत डिटेल में सारी चीजों को डिस्कस किया है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। देखते रहिए परचम क्लासेस।